देखो आज ना हम अनस्टेबल एंजाइना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझें। देखो जैसे तुम्हारा शरीर है तो पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई होती है, इसी तरह से तुम्हारे हार्ट के लिए भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जो तुम्हारे हार्ट के लिए ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरी करती है, ठीक है। अब क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरीज में आपने कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों का यूज़ करा, जैसे मान लो मांस है और पनीर है, अंडे का वो पीला वाला भाग योक है। तो क्या हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और कोलेस्ट्रॉल क्या हुआ तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज में जमा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो क्या होगा, जैसे मान लो कोरोनरी आर्टरीज तुम्हारी क्या है, एक पाइप की तरह है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने से क्या होगा, तुम्हारा होल बंद होने लगेगा, ठीक। अब होल बंद होने लगा तो कोरोनरी आर्टरी का जब होल बंद होगा तो ब्लड सप्लाई क्या होगी तुम्हारे हार्ट की कम होने लगेगी, जिससे क्या होगा तुम्हारे चेस्ट में पेन होगा। तो एक तो हुआ जैसे पेन हुआ आपके और आपने रिलैक्स हुए और दर्द खत्म हो गया, और एक है लगातार आपके पेन बना हुआ है। तो जो पेन बंद हो गया, मान लो जैसे पेन उठा आपके चेस्ट में और वो थोड़ी देर बाद रेस्ट करने से सही हो गया, तो इसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ना है तो मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया है इस पर, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरा मैंने मैनेजमेंट वगैरह, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन सब बता रखा है। और एक जो पेन हुआ और वो लगातार बना रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, अनस्टेबल एंजाइना के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो समझते हैं कैसे। जैसे मैंने ये क्या है, ये हार्ट का डायग्राम बना रखा है, ठीक है। और इसके लिए जो ब्लड सप्लाई कर रही है वो क्या है, कोरोनरी आर्टरीज। ये मैंने जो बना रखी है वो है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। और इसके जो ये देखो, ये इस पे क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मैं देखो कोरोनरी आर्टरीज को क्या करूंगा, यहाँ पे ड्राइव करके थोड़ा सा समझा दूं आपको। जैसे मान लो कोई भी आर्टरी है तो उसका सबसे जो आउटर लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, फाइब्रस की बनी होती है, ठीक है। और उसकी अंदर लेयर जो होती है वो क्या होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है। तो ये मैंने मस्कुलर लेयर बना दी और ये अंदर आउटर क्या है, फाइब्रस की, ठीक है। और जो इंटरनल लेयर होती है तुम्हारी वो क्या होती है, एंडोथेलियल सेल की बनी होती है, ठीक है। अब एंडोथेलियल सेल में क्या होता है, LPL यानी कि लिपोप्रोटीन लाइपेज एक एंजाइम होता है। अगर मान लो इसमें कोलेस्ट्रॉल मूव कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक सिग्नल देगा और उसे उठा लेगा अंदर को, और किसे दे देगा, एडिपोज टिश्यू इसके चारों तरफ, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी तरफ मसल्स भी होंगे इसके चारों तरफ, और एडिपोज टिश्यू भी होंगे। तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन मान लो आपने बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल यूज़ किया तो इसका कोटा तो फुल हो गया, यानी कि मसल्स है या एडिपोज टिश्यू है, फिर वो क्या होगा, इस एंडोथेलियल सेल में ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो क्या होगी, जो उसका होल है, जैसे मान लो ये तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज है और इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई ये, तो क्या होगा, इसका होल क्या होगा, बंद होने लगेगा, ठीक है। तो मान लो जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हुई, ठीक है, और जिससे होल बंद होने को उसकी टर्म में क्या बोलते हैं, हम स्टेनोसिस बोलते हैं, यानी कि होल का जो छेद है वो नैरो हो गया बहुत ज़्यादा। अगर सपोज मान लो ये होल जो है लगभग 75% बंद हो गया, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज है वो 75% बंद हो रखा है उसका छेद, तो इससे जो एंजाइना होगा, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। और इसमें जो पेन होगा वो सिर्फ एक्सर्शन के दौरान, एक्सर्शन मतलब जैसे आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है, या भाग रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा जो स्टेनोसिस यानी कि जो होल है वो लगभग 90% बंद हो गया, ठीक है, तो इसमें जो पेन होगा तुम्हारे चेस्ट में वो जो होगा अनस्टेबल एंजाइना कहलाएगा, यानी कि इसमें क्या होगा, लगातार बना हुआ रहेगा पेन तुम्हारे। अब देखो अगर तुम्हारा अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है, और फिर भी आप लगातार तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, तो क्या होगा, ये लगातार इसमें एंटर करेगा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अब क्या होगा, ये एंडोथेलियल सेल क्या होगी, टूट जाएगी। जैसे मान लो एक गुब्बारा है, आप गुब्बारे में हवा भरते जाएं, एक सीमा है, उसके बाद वो फट जाएगा। तब क्या होगा, अगर ये एंडोथेलियल सेल टूट गई, तो देखो जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल ये डिपोजिट हो रहा है इस पे, ठीक है, और अगर 90% से ऊपर गई स्टेनोसिस तो क्या होगा, एंडोथेलियल सेल टूट जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट्स डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पे मान लो सपोज कहीं पे तुम्हारी चोट लगती है तो ऐसा तो है नहीं खून बहता रहेगा, वहाँ पे क्या आती है, प्लेटलेट्स आती है और वो प्लग बना लेती हैं,
तो मान लो अगर ब्लड वेसल्स में इंजरी हो गई तो वहां पे क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, यानी कि प्लेटलेट्स जुड़ जाएंगे वहां पे आके, और प्लेटलेट्स को मजबूती देने के लिए क्लोटिंग फैक्टर आ जाता है। ठीक है, अब क्लोटिंग फैक्टर आके तो क्या होगा, जो तुम्हारी कोरोनरी आर्टरीज है वो 100% ब्लॉक हो जाएगी, लगभग, जिसको हम क्या बोलते हैं, MI, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्योंकि हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ना नहीं है, सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, अनस्टेबल एंजाइना पढ़ना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया था। तो देखो अनस्टेबल एंजाइना को हम क्या बोलते हैं, देखो अनस्टेबल एंजाइना के लिए हम एक्सीलरेटेड एंजाइना भी बोलते हैं। अब एक्सीलरेटेड एंजाइना क्या है, तुमने देखा होगा अगर आप गांव में हैं, गांव से हैं, तो क्या बोलते हैं, क्या एक्सीलेटर दे मोटरसाइकिल का, यानी कि स्पीड को बढ़ाओ, यानी कि जब एक्सीलेट करते हैं आप तो लगातार स्पीड बढ़ती जाती है। तो जो अनस्टेबल एंजाइना है इसमें क्या होता है, तुम्हारे लेस एक्सर्शन, यानी कि आपने एक्सर्शन, देखो थोड़ा सा समझ लो एक्सर्शन क्या है। एक्सर्शन तुम्हारा दो प्रकार का होता है, एक तो फिजिकल होता है और एक होता है इमोशनल। जैसे मान लो आपने किसी की मरे की खबर सुन ली या आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, तब भी तुम्हारा एक्सर्शन यानी कि हार्ट रेट तुम्हारी बढ़ जाती है। ठीक है, उस टाइम भी आपको पेन हो सकता है, या फिर मान लो आप रनिंग कर रहे हैं तब। तो क्या है, एक्सीलरेटेड का मतलब है यानी कि लेस एक्सर्शन, यानी कि बहुत छोटा सा आप, यानी कि आप तेज, यानी कि लंबे लंबे कदमों से चलने लगे, तभी क्या होगा, आपको पेन होने लगेगा। लेकिन एंजाइना पेक्टोरिस में ऐसा नहीं होता। ठीक, और जो पेन, यानी कि जो एंजाइना का पेन था तुम्हारा, वो बहुत कम समय के लिए रहता है। इसमें क्या होता है, लंबे समय तक पेन बना रहता है तुम्हारे। एंजाइना पेक्टोरिस में कभी कभी पेन होता था, मतलब दो या, और जो पेन होगा आपका वो क्या होगा, वो लंबे समय तक, यानी कि जो तुम्हारा एंजाइना पेक्टोरिस था उसमें क्या था, सिर्फ थोड़े समय के लिए ही पेन रहता था। इसमें क्या होगा, लगभग 10 मिनट से ज़्यादा तुम्हारी पेन रहेगा। ठीक, और जो पेन है, यानी कि जो एंजाइना पेक्टोरिस है, उसमें क्या पेन तुम्हारा क्या था, वो तुम्हारा मान लो 8 दिन में, 10 दिन में आपने जब एक्सर्शन किया, यानी कि ज़्यादा हैवी काम किया, तब होता था। इसमें क्या था, डेली पेन होता है आपके, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना में। ठीक है, इसका एपिसोड जो है रेस्ट के, यानी कि आप आराम करके, यानी कि आराम से बैठे हैं, तब भी आपको क्या हो सकता है, तुम्हारे चेस्ट में पेन हो सकता है। कैसे, जैसे आपने सपोज मानो ज़्यादा खाना खा लिया, तब आपको पेन हो सकता है। और इसका अटैक जो आता है वो डेली आता है, यानी कि अनस्टेबल एंजाइना का। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं, सेम बिल्कुल ऐसे ही हैं जो यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस के हैं। तो अगर आपने एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ा होता, अगर नहीं पढ़ा है तब भी मैंने लिख दिए। जैसे इसमें क्या होता है, आपके चेस्ट में पेन होता है, यानी कि सीने में दर्द होना। तो जैसे तुम देखोगे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जिसमें चेस्ट में पेन होता है। सपोज जैसे मान लो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ठीक है, या इसोफेजाइटिस हो रखी है। ठीक है, इसोफेजाइटिस भी इससे होती है, मतलब एसिड की वजह से। तो तब भी तुम्हारे चेस्ट में पेन हो सकता है। ठीक, तुम्हारे चेस्ट बर्निंग, यानी कि जैसे तुम्हारे सीने पे जलन सी हो रही है, और हैवीनेस इन चेस्ट, यानी कि चेस्ट में क्या होगा, तुम्हारे भारीपन सा होगा। बैंड लाइक सेंसेशन, यानी कि जैसे तुम्हारे चेस्ट को क्या है, चारों तरफ से रस्सी से बांध रखा हो, तो इसको हम बैंड लाइक सेंसेशन बोलते हैं। चोकिंग मतलब होता है जैसे दम घुट रहा हो, जैसे मान लो आपको कोई गलेटुआ लगा रहा हो, तब जो दम ऐसा लगता है दम घुट रहा है, इस तरह की कंडीशन। एंजाइटी, यानी कि बेचैनी होती है। जैसे मान लो अगर आपको सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, आप बेचैनी होंगे, यार पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो रखी है। रेस्टलेस है, यानी कि बेचैनी है। और स्वेटिंग, यानी कि पसीना आना, यानी कि अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना यानी कि हो रखा है तो स्वेटिंग भी होगी साथ में। ठीक, और है रेडिएशन। इसका मतलब क्या है रेडिएशन का, देखो जैसे जो तुम्हारा पेन होगा वो सिर्फ तुम्हारे चेस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। जैसे देखो, ये चेस्ट में पेन होगा, नेक में पेन होगा, यानी कि गर्दन में, और गर्दन के पिछले हिस्से में, यानी कि यहाँ पे आपके दर्द होगा। शोल्डर पे पेन होगा, और शोल्डर में कहाँ पेन होगा, शोल्डर के टिप पे पेन होगा, यानी कि ये वाले एरिया पे। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि तुम्हारे पेट में दर्द हो सकता है। नोजिया, यानी कि जी मिचलाना। वोमिटिंग्स, यानी कि उल्टी आना। और ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना। ठीक है, इतने आपको सिम्टम्स मिल गए। तो कंफर्म करने के लिए, जैसे मान लो मैंने बताया आपको कि चेस्ट में जो पेन होता है तुम्हारा, वो एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। चेस्ट में बर्निंग एसिडिटी की वजह से भी हो सकती है। ठीक, या पेट फूला है, मैं बोल रहा हूँ कि यानी कि एब्डोमिनल पेन है, नोजिया, वोमिटिंग, तो बहुत सारी कंडीशन में हो सकता है। लेकिन आपके बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे मान लो चोकिंग वगैरह है ये,
तो कंफर्म करने के लिए आपको मान लो क्या कैसे क्या 100% यानी कि तुम्हारा एंजाइना है, तो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कुछ। तो सबसे पहले हम ईसीजी करा सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट आया और इस तरह की कंडीशन है उसकी, यानी कि सीने में लगातार दर्द बना हुआ है, तो ड्रग्स तो देनी है, साथ में पहले इसका करेंगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम। तो अगर हम ईसीजी कराएंगे तो एक मैंने ये नॉर्मल ईसीजी बना रखा है, ये वाला जो है ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। तो ये वाली वेब क्या है, पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है और ये टी वेब है, ठीक है। नॉर्मल इस तरह से दिखेगी। अगर मान लो कोई अनस्टेबल एंजाइना का पेशेंट आ गया आपके पास, तो जो एसटी सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट, ये वाला, ये देखो, ये मैंने एक सिल को सीधी लाइन है, देखो इस तरह से, ये ऐसे ऐसे लाइन है, ठीक है। ये तो देखो, ये मेन लाइन से देखोगे तुम तो जो एसटी सेगमेंट है तुम्हारा ये वाला, वो मेन लाइन से थोड़ा सा नीचे है। तो मैंने लिख रखा है कि एसटी सेगमेंट क्या होता है, डिप्रेस हो जाता है। देखो, यानी कि ये मेन लाइन है, तो एसटी सेगमेंट क्या है, थोड़ा ये है एसटी सेगमेंट, देखो ये और ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया, देखो ये, देखो ये, ठीक है। और क्या होगा, टी वेब जो है वो उल्टी हो सकती है। जैसे ये टी वेब बनी रखी है मैंने, तो देखो ये मिटा दे रहा हूँ, जैसे आप छाप लें पहले, देखो तो टी वेब क्या होगी तुम्हारी, ऐसे इस तरह से, ये इस तरह से आएगी अगर आप ईसीजी कराएंगे तब। और दूसरा आप क्या करा सकते हैं, कार्डियक एंजाइम टेस्ट करा सकते हैं। तो हम इसे क्यों करा रहे हैं, ताकि मान लो सीने में उसके लगातार पेन हुआ जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा ना हो कि वो माइकार्डियल इंफेक्शन में चेंज हो गया हो, उसको देखने के लिए हम ये करा सकते हैं। तो इसमें दो एंजाइम होते हैं, एक तो ट्रोपोनिन होता है, एक होता है क्रेटिन फॉस्फोकाइनेज। तो अगर ये दोनों एंजाइम अगर ब्लड में आ जाते हैं, तब एमआई में चेंज हो रखा है तुम्हारा जो अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। इको करा सकते हैं, यानी कि, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन को ये बताता है तुम्हारा इकोकार्डियोग्राफी। ब्लड शुगर करा सकते हैं, ठीक है। तो ब्लड शुगर से क्या पता चलेगा, देखो अगर कोई शुगर का पेशेंट है, तो शुगर के पेशेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, यानी कि शुगर क्या करता है, तुम्हारा एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ावा देता है। तो अगर ब्लड शुगर वाला पेशेंट है, तो हो सकता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस में वो भाग ले रहा हो, तो आप ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल तो आपको करानी है, इससे तो पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ रखा है तुम्हारा। तो देखो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिख रखा है, यानी कि लिपिड प्रोफाइल में, जैसे आप लिपिड प्रोफाइल में जैसे कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा लगभग 200 से कम होना चाहिए, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा लगभग 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि इससे कम रहना चाहिए। अगर मान लो इससे ज़्यादा हो गया तो डिपॉजिट होगा तुम्हारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, और जिसमें एक कोरोनरी आर्टरीज भी है। दूसरा, इसमें ही यानी कि लिपिड प्रोफाइल में आपका ट्राइग्लिसराइड आता है, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड तुम्हारा लगभग 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि 150 से कम होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तब ये भी डिपॉजिट होता है। और जो तुम्हारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये तुम्हारा 60 से ऊपर होना चाहिए। तो देखो ये देखो, जैसे हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या है, यानी कि इसमें क्या है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ठीक है। और इस कोलेस्ट्रॉल का जो यूज़ करती है, यानी कि जो तुम्हारा लीवर है, वो तुम्हारा बाइल के फॉर्मेशन के लिए करता है। तो ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लगभग 60 से ऊपर होना चाहिए। और एलडी यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि इसमें प्रोटीन बहुत कम है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो ये लगभग इतना होता है, यानी कि 60 से 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो नुकसान देगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का जो रेशियो है वो 4 से कम रहना चाहिए, ठीक। लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं आप, यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या देखेंगे, यानी कि आयन के लिए, जैसे मान लो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। अगर कैल्शियम बढ़ा हुआ आ रहा है तो तुम्हारे हार्ट की गति को बढ़ा देता है, और सोडियम भी तुम्हारी हार्ट की गति को बढ़ाता है, जिससे क्या हो सकता है, एरिथमिया हो सकता है। पोटेशियम क्या करता है, तुम्हारे हार्ट की गति को धीमा करता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट करा के आप आयन चेक कर सकते हैं, एक्सरेज करा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये वाला ना मैंने पढ़ा रखा है, अगर आप पीछे वाला मेरा अगर एंजाइना पेक्टोरिस वाला अगर लेक्चर देखेंगे, जिसमें एंजाइना पेक्टोरिस में मैंने इन्वेस्टिगेशन बताया है, तो मैंने अच्छे से बहुत समझा रखा है इस चीज़ को, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये था एंजाइना पेक्टोरिस का, यानी कि 3 चीज़ें पढ़ाई हैं हमने। कल इसका हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।